आइए आज एक ऐसे व्यक्तित्व की बात करते हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य की दुनिया को सचमुच हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। डॉक्टर रामविलास शर्मा। इनका जीवन और इनकी विशाल बौद्धिक विरासत दोनों ही अपने आप में किसी पहेली की तरह हैं। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर शर्मा के विचारों की इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इनके जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास क्या था। एक तरफ तो वो पश्चिमी शिक्षा प्राप्त थे, अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर और एक पक्के मार्क्सवादी विचारक, और दूसरी तरफ प्राचीन हिंदी परंपराओं, वेदों और भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े रक्षक। है ना कमाल की बात। आखिर एक ही इंसान के अंदर ये दो बिल्कुल विपरीत विचारधाराएं एक साथ कैसे रह सकती हैं? सच कहूं तो यही वो बात है जो डॉक्टर शर्मा को इतना खास और अनूठा बनाती है। डॉक्टर रामविलास शर्मा आखिर थे कौन? आइए एक साहित्यिक दिग्गज के निर्माण की इस कहानी पर नजर डालते हैं। 1912 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में उनके जन्म से लेकर एक महान आलोचक बनने तक का सफर वाकई बेमिसाल रहा। लेकिन इस कहानी में असली मोड़ आया साल 1934 में। यही वो साल था जब उनकी मुलाकात महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से हुई। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, इसने उनके पूरे आलोचनात्मक करियर को एक नई दिशा दे दी। इसके बाद 1940 में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में अपनी पीएचडी पूरी की और फिर 1970 में उनकी इस बेजोड़ मेहनत को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। हिंदी साहित्य के ढांचे को पूरी तरह से नया रूप देने वाले इस प्रगतिशील आलोचक के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वो पेशे से आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज में अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष थे। जरा सोचिए, अपना पूरा जीवन अंग्रेजी पढ़ाने में बिताने के बावजूद उन्होंने हिंदी साहित्य में आलोचना और विचार के इतने गहरे ग्रंथ लिख डाले जिसकी शायद ही कोई कल्पना कर सकता था। हिंदी कैनन की नई परिभाषा और प्रगतिशील आवाज का समर्थन। निराला, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गोस्वामी तुलसीदास। डॉक्टर शर्मा ने इन महान लेखकों को परखने का नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने इन्हें सिर्फ इनके काव्य कौशल, छंद या व्याकरण के चश्मे से नहीं देखा, बल्कि उन्होंने एक बिल्कुल नया पैमाना सामने रखा। उन्होंने ये देखा कि इन रचनाकारों का आम जनता और समकालीन समाज के दर्द से कितना सीधा जुड़ाव था। एक तरह से उन्होंने इन दिग्गजों की रचनाओं में छिपी उस जनवादी चेतना को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया। और हाँ, निराला जी के साथ उनका रिश्ता सिर्फ एक आलोचक और कवि का नहीं था, ये एक बेहद गहरा और मानवीय जुड़ाव था। निराला जी के जीवन और साहित्य पर उन्होंने जो उत्कृष्ट जीवनी लिखी है ना, निराला की साहित्य साधना, वो आज भी रचनात्मक और आत्मीय आलोचना का एक मास्टरपीस मानी जाती है। मार्क्सवाद और परंपरा के बीच एक पुल, द ग्रेट सिंथेसिस। प्रगति से परंपरा की ओर ये सिर्फ उनकी एक किताब का नाम नहीं है, बल्कि अगर ध्यान से देखें तो ये उनके पूरे बौद्धिक सफर का सबसे सटीक निचोड़ है। उन्होंने समाज को गहराई से समझने के लिए मार्क्सवादी नजरिए का भरपूर इस्तेमाल किया, लेकिन, और यह बहुत अहम बात है, ऐसा करते हुए उन्होंने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को कभी भी किनारे नहीं किया। दोनों का एक बेहतरीन संतुलन बनाया। विषयों पर उनकी पकड़ सच में हैरान करने वाली थी। साहित्य, इतिहास, सौंदर्य शास्त्र और तो और अर्थशास्त्र भी। इन विषयों की विविधता को देखकर साफ समझ आता है कि उनका दिमाग कितना स्वतंत्र था। वो कभी भी किसी एक संकीर्ण विचारधारा या हठ धर्मिता की कैद में नहीं रहे। एक ऐसा मार्क्सवादी जिसने तुलसीदास और वेदों के आध्यात्मिक कार्यों का मजबूती से समर्थन किया। अब इसे संदर्भ में रखकर देखते हैं। उस दौर में कई आलोचक ऐसे थे जो प्राचीन भारतीय साहित्य को सीधा सामंती या पिछड़ा कहकर खारिज कर रहे थे। लेकिन शर्मा जी, उन्होंने इन्हीं पारंपरिक ग्रंथों में छुपे लोक कल्याण और लोकतांत्रिक मूल्यों को खोज निकाला और साबित किया कि ये भी प्रगतिशील हो सकते हैं। भाषा और इतिहास का पुनर्लेखन, औपनिवेशिक कथा को एक बड़ी चुनौती। उनके पूरे सांस्कृतिक सिद्धांत की नींव थी हिंदी जाति की अवधारणा। ये एक ऐसा विचार था जो हिंदी भाषी क्षेत्रों में जातीय और भाषाई तत्वों की प्रगतिशील और एकजुट करने वाली भूमिका को मान्यता देता था। औपनिवेशिक काल में पैदा किए गए विभाजनों को तोड़कर एक मजबूत और एकीकृत भारतीय साहित्यिक पहचान बनाने की दिशा में ये उनका एक ऐतिहासिक कदम था। आर्यन आक्रमण सिद्धांत पर तो उन्होंने बाकायदा एक तार्किक दृष्टिकोण पेश किया। चलिए इसे समझते हैं। पहला कदम, उन्होंने संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के बीच भाषाई संबंधों का विश्लेषण किया। दूसरा, ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी में मानव प्रवास को ट्रैक किया।
तीसरा, उन्होंने ये विचार सामने रखा कि आर्य बाहर से भारत नहीं आए, बल्कि वे भारत से पश्चिमी एशिया की ओर गए थे। और आखिर में उन्होंने ये तर्क दिया कि औपनिवेशिक इतिहासकारों ने जानबूझकर इस पूरे ऐतिहासिक प्रवाह को उल्टा कर दिया था। इसी संदर्भ में उनका एक बहुत ही मशहूर कथन है, पूंजीवादी इतिहासकारों ने गंगा उल्टी बहा दी है। उनका ये ठोस तर्क था कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय समाज को बांटने और अपने औपनिवेशिक शासन को मजबूत बनाए रखने के लिए इतिहास की इस धारा के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ की थी। एक समझौताहीन विरासत, जहां सत्यनिष्ठा सर्वोपरि है। शून्य, जी हाँ, सिर्फ शून्य। ये छोटी सी संख्या अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। अपने जीवन काल में उन्होंने 11 लाख रुपए के विशाल शताब्दी सम्मान, व्यास सम्मान और साहित्य अकादमी जैसे कई बड़े पुरस्कार जीते। लेकिन क्या आप जानते हैं, उन्होंने इन पुरस्कार राशियों का एक भी पैसा अपने लिए नहीं रखा। उन्होंने हमेशा यही गुजारिश की कि ये पूरी की पूरी रकम देश में साक्षरता को बढ़ावा देने के नेक काम में लगा दी जाए। तो आखिर में ये पूरी चर्चा हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि एक साहित्य का आलोचक राष्ट्रीय अखबारों के उन मुख्य पन्नों पर कैसे छा सकता है जो आमतौर पर सिर्फ बड़ी वैश्विक घटनाओं या त्रासदियों के लिए रखे जाते हैं। साल 2000 में जब उनका निधन हुआ तो राष्ट्रीय मीडिया सच में हिल गया था। हिंदी साहित्य जगत में एक ऐसा खालीपन आ गया जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकेगी। उनका ये विशाल सांस्कृतिक प्रभाव हम सबको इस महान विचारक के बारे में और भी बहुत कुछ जानने के लिए प्रेरित करता है।